73%, 73%। राजनीति में ये नंबर एक सुनामी जैसा होता है, एक तरफा जबरदस्त जीत। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर यही शानदार जीत असल में एक आने वाले खतरे की चेतावनी हो? आज हम असम के रूपोहिया हाट की इसी हैरान करने वाली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, जहां सतह पर जो दिखता है वो पूरी सच्चाई नहीं है। 2021 के असम चुनाव को ही ले लीजिए। रूपोई हाट में मौजूदा विधायक ने 73% वोटों के भारी मार्जिन से जीत हासिल की। सोचकर देखिए, हर 4 में से 3 वोटर एक ही उम्मीदवार के साथ खड़े थे। ये एक ऐसा मार्जिन है जिसे कोई भी राजनीतिक दल एक अभेद्य किला मानता है, एक ऐसी दीवार जिसे तोड़ना नामुमकिन सा लगता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी, इतनी ठोस जीत भविष्य की कमजोरी का संकेत कैसे हो सकती है? ये तो विरोधाभास लगता है ना? आइए इसी पहेली को सुलझाते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कभी-कभी सबसे बड़ी जीत भी सत्ता के नीचे पनप रहे खतरों को छिपा लेती है। चलिए इस जीत की परतें उतारना शुरू करते हैं। सबसे पहले उन आंकड़ों को देखते हैं जो पहली नज़र में सब कुछ बिल्कुल सही और मजबूत दिखाते हैं, क्योंकि कहानी की शुरुआत हमेशा वहीं से होती है जो सामने दिखता है। तो सबसे पहले जमीन को समझते हैं। रूपोही हाट की अपनी एक खास पहचान है। यहाँ मतदान हमेशा बहुत ज्यादा होता है, मतलब लोग अपने हक को लेकर जागरूक हैं, और यहाँ की लगभग 92% आबादी मुस्लिम है। ये डेमोग्राफिक बनावट ही यहाँ के चुनावी गणित को और यहाँ की राजनीति को एक अनोखा आकार देती है। अब स्क्रीन पर देखिए, 2021 का स्कोर कार्ड साफ है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 73% वोट मिले और भारतीय जनता पार्टी बहुत दूर, सिर्फ 14.2% पर सिमट गई। पहली नज़र में देखें तो ये एक तरफा मुकाबला लगता है। कोई भी कहेगा कि ये किला पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन हर चुनाव के 2 हिसाब किताब होते हैं, एक जो वोटिंग मशीन में बंद होता है और दूसरा जो लोगों के दिलों और दिमाग में लिखा होता है। हम इसे कहते हैं जनता का असली बही खाता, और यही वो बही खाता है जो किसी भी नेता का असली भविष्य तय करता है। ये समझना जरूरी है कि हर नागरिक की आवाज में एक गरिमा होती है, और जब वो अपनी समस्याएं बताते हैं तो ये सिर्फ शिकायतें नहीं, बल्कि एक बेहतर शासन के लिए एक जिम्मेदार संवाद की शुरुआत होती है। और जब हम ये बही खाता खोलते हैं तो कहानी पूरी तरह पलट जाती है। देखिए, लोगों की सबसे बड़ी और सबसे गहरी शिकायतें क्या हैं? खेतीबाड़ी, सब्सिडी का न मिलना, टूटी फूटी सड़कें और पानी की किल्लत। ये हाई इंटेंसिटी यानी बहुत गंभीर मुद्दे हैं। और हैरानी की बात यह है कि एनआरसी जैसे मुद्दे, जिन पर राष्ट्रीय मीडिया में इतनी बहस होती है, वो जमीन पर लोगों की चिंताओं में बहुत नीचे हैं। जैसा कि स्रोत विश्लेषण में कहा गया है, जमीन पर हो रहे छोटे छोटे विरोध प्रदर्शन इन गहरी समस्याओं को सतह पर ला रहे हैं। मिसाल के तौर पर गाय सब्सिडी योजना को ठीक से लागू न कर पाना। इसने किसानों में, जो इस इलाके की रीढ़ हैं, उनके बीच बहुत ज्यादा गुस्सा पैदा किया है। ये दिखाता है कि सिर्फ चुनावी जीत के आंकड़े देखना काफी नहीं है, लोगों की रोजमर्रा की तकलीफों को समझना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। तो अब आप शायद समझने लगे होंगे, ये किला जो ऊपर से इतना मजबूत और शानदार दिखता है, उसकी दीवारों में आखिर दरारें कहाँ से आ रही हैं? क्योंकि राजनीति में सबसे मजबूत दीवारें भी वक्त के साथ कमजोर पड़ जाती हैं, अगर उनकी नींव की देखभाल लगातार न की जाए। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये कोई स्थिर जमीन नहीं है। कांग्रेस का वोट शेयर यहाँ हमेशा से इतना मजबूत नहीं था। 1996 में 41% से गिरकर 2006 में ये सिर्फ 12.5% पर आ गया था। ये साफ दिखाता है कि यहाँ के वोटर अपनी पसंद बदल सकते हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी का वोट शेयर भले ही कम हो, लेकिन वो धीरे धीरे और लगातार बढ़ रहा है। ये एक धीमी लेकिन निश्चित चुनौती का संकेत है। तो यहाँ 2 ताकतों का टकराव है। एक तरफ है कांग्रेस की अपनी अंदरूनी कमजोरियां, जमीन पर संगठन का ढीला पड़ जाना, कार्यकर्ताओं में जोश की कमी और सब कुछ एक ही बड़े नेता के भरोसे छोड़ देना। और दूसरी तरफ है बीजेपी का बढ़ता खतरा, जो ध्रुवीकरण की राजनीति, एक मजबूत कैडर और संसाधनों के दम पर आगे बढ़ रहा है। तो समस्या साफ है, खतरा भी दिख रहा है। अब सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है? मतदाताओं से, जिनकी वजह से वो 73% की जीत मिली थी, उनसे दोबारा जुड़ने के लिए एक रणनीतिक, एक डेटा ड्रिवन योजना कैसी दिखनी चाहिए? चलिए एक 90 दिवसीय गवर्नेंस ब्लूप्रिंट पर नजर डालते हैं। ये प्लान हवा में नहीं, बल्कि जमीन पर काम करने के लिए बना है। इसकी शुरुआत होती है डायग्नोसिस से, यानी चुनाव से 90 दिन पहले जमीनी सर्वे करके
असली मुद्दों को समझना, न कि अनुमान लगाना। फिर आती है लामबंदी, जिसके तहत एक सुनवाई यात्रा के जरिए लोगों से सीधे जुड़ा जाता है, उनकी बात सुनी जाती है। इसके बाद आता है जुड़ाव का चरण, जहां शिकायत निवारण वैन जैसी पहल से लोगों की समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाता है। और अंत में उस बनाए हुए भरोसे को वोटिंग के दिन तक कायम रखा जाता है। और आज के जमाने में इस जमीनी काम को डिजिटल ताकत देना भी उतना ही जरूरी है। ये योजना कम लागत वाले लेकिन असरदार डिजिटल तरीकों की बात करती है। सोचिए, बड़े बड़े होर्डिंग्स की जगह हाइपर लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स, जहां भरोसेमंद जानकारी सीधे गांव-गांव तक पहुंचे। छोटी छोटी वीडियो रील्स जिसमें नेता सीधे जनता के साथ उनकी समस्याओं पर बात करते दिखें। और एक ट्रुथ स्क्वाड जो झूठ और अफवाहों का तुरंत पर्दाफाश करे। तो आप देख रहे हैं, ये पूरा विश्लेषण सिर्फ चुनावी तिकड़म या रणनीति से कहीं बढ़कर है। ये डेटा को गरिमा में बदलने की बात है। ये शासन के उन मूल सिद्धांतों पर वापस जाने की बात है, जहां हर नागरिक की आवाज का, उसकी निजता का सम्मान हो। आज जब हम डेटा इकट्ठा करते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों की प्राइवेसी और उनकी सहमति का पूरा ध्यान रखें, जैसा कि भारत का DPDP फ्रेमवर्क भी हमें सिखाता है। विश्वास इसी तरह बनता है। क्योंकि अंत में ये सारे नंबर, ये सारे सर्वे, ये सारा डेटा, ये सिर्फ चुनाव जीतने का कोई नुस्खा नहीं है। ये जवाबदेही का, अकाउंटेबिलिटी का एक ढांचा तैयार करता है। ये नागरिकों के साथ विश्वास का एक रिश्ता बनाने और किए गए वादों को हकीकत में बदलने का एक तरीका है। और यही किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र की असली बुनियाद होती है। और ये हमें इस आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि क्या चुनाव सिर्फ सत्ता हासिल करने की एक दौड़ है, या ये जनता के साथ शासन करने का, उनकी सेवा करने का एक अनुबंध है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। इस सवाल का जवाब ही हमारे लोकतंत्र का भविष्य तय करेगा। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्रों को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।